नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या परसा है। मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रही हूँ और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स ऑर्थो में हुआ है और मेरा ये मानना है फ़िज़ियोथेरेपी के टुवर्ड्स कि लोगों को जो है यहाँ पे स्पेशली उतना अवेयरनेस नहीं है जितना होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सर्जरी करनी है तो लोग सर्जरी करा लेते, बट वो सेकंड ओपिनियन नहीं लेते। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई है हमारे पास कि हम लोग घुटने के दर्द के लिए, जैसे अगर कोई बोलता है कि मराठी में कहते हैं कि गुडघ्याची झीज झालेली है, तो लोग आजकल सर्जरी करा लेते हैं और फिर बाद में फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं होता कि फ़िज़ियोथेरेपी कब करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि फ़िज़ियोथेरेपी में इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है कि लोगों तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़ियोथेरेपी कब करानी चाहिए। जी मैम, फिजियोथेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा है कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा अभाव है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक्चुअल क्या है? फ़िज़ियोथेरेपी लोग कहते हैं कि मशीन्स लगाते हैं, मसाज कराते हैं, लेकिन ये उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़ियोथेरेपी मतलब सिर्फ मसाज ही नहीं है। कई तरह के डिफरेंट टेक्नोलॉजी से हम उनको ट्रीट करते हैं, जैसे मशीनरीज़ में हो गया अल्ट्रासाउंड, वैक्स थेरेपी हो गया, एसडब्ल्यूडी हो गया, टेंस मशीन हो गई, और अभी तो इतना एडवांस आ गया कि ये कायरोप्रैक्टिस, टेपिंग, एथलीट्स को जो स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स होते हैं उनको जो काम करना चाहिए उनको नहीं पता होता है कि आफ्टर इंजरी और बिफोर जब वो ग्राउंड पे खेलने जाते हैं और सडन इंजरी हो जाती है और उन्हें नहीं पता चलता कि क्या करना है, स्वेलिंग आ जाती है पैरों पे। ऐसे काम में फ़िज़ियोथेरेपी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपना। और सर्जरीज़ के बाद, जैसे आजकल कमर की सर्जरीज़ लोगों की होती है, तो उन्हें नहीं पता होता है कि कमर की सर्जरी होने के बाद भी फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जो होती है, एएनसी पीएनसीज आज प्रोटोकॉल्स चलते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ अवेयरनेस ना होने के कारण लोगों को वो पता ही नहीं है कि स्पेशली प्रेगनेंसीज़ में भी फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाती है। पैरालिसिस पेशेंट जो है, पैरालिटिक पेशेंट, उनके लिए फिजियोथेरेपी किस हद तक की कारगर है? हाँ जी, पैरालिटिक पेशेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ, लोग कहते हैं कि लकवा मारला है, बट उनको पता ही नहीं होता है। मेडिसिन्स खाते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। छोटे बच्चों को भी जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग उनको अफेक्ट कर जाती है, पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अवेयरनेस कैसे करनी है। और पैरालिसिस के बाद में जो मूवमेंट्स उनकी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, कई कबार चारों मतलब दोनों हाथ पाँव काम नहीं करते, कभी कभार सिर्फ लेफ़्ट अफेक्ट होता है या राइट होता है, मतलब उजव्या बाजूला लकवा मारला या डाव्या बाजूला लकवा मारला। तो उसमें हम लोग फ़िज़ियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि उनकी मूवमेंट, मतलब उनको बेड टू स्टैंडिंग और फिर उनको चलाना, जो उनके एडीएल्स मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मतलब एक इंसान को निर्जीव से उसको जीवन देना, ये फ़िज़ियोथेरेपी का रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को नहीं पता कि पैरालिसिस होने के बाद, आजकल हमने बहुत देखा है कि मतिमंद मुलगा घरी है तो उनको घर पे ही रखा जाता है, उनको कुछ अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो ऐसे छोटे बच्चों से लेके हर उम्र के लोगों तक फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा प्रभावित और बहुत ज़्यादा काम करती है और यूज़फुल होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है इसमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ ऐसे जी। स्लिप डिस्क जो स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो अस्थिर रोग विशेषज्ञ उनको कुछ समय के बाद में मेडिसिन जब देते हैं उसके बाद में सर्जरी कह देते हैं, और बहुत सारे लोग सर्जरी करा भी देते हैं। लेकिन क्या स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी कराना ज़रूरी है? सर, मेरा ये मानना है, जहाँ तक अभी तक जितना मैंने पेशेंट को ट्रीट किया है, 99% डॉक्टर भी उन्हें सजेस्ट करता है कि सक्सेसफुल चीज़ें नहीं होती है जहाँ कमर की बात आती है, क्योंकि मसल्स भी जो अनेस्थीसिया के बाद में जो होते हैं रिकवर नहीं कर पाते पेशेंट। तो विदाउट सर्जरी जो एडवांस थेरेपी के साथ हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो है फ़िज़ियोथेरेपी का रोल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि, उनको ऐसा कहना रहता है कि कमर में गैप आ गई है, लेकिन पता ही नहीं कि कमर में गैप आ गई तो सर्जरी कराना चाहिए, क्योंकि उनको फ़िज़ियोथेरेपी का पार्ट ही नहीं पता है।
तो फिजियोथेरेपी ऐसे जगह पे भी काम करती है जहाँ पे स्लिप डिस्क लोगों को है, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस जो कहते हैं, आजकल गर्दन में भी गैप आने लगी है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, ऐसी कंडीशंस जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक महत्वपूर्ण होती है और ये लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं एडवांस फिजियोथेरेपी की बात अगर करूँ तो एडवांस फिजियोथेरेपी में ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो हाथ पैर पे जो स्वेलिंग आती है उसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। साथ ही साथ वेरिकोज वेन के ऊपर भी फिजियोथेरेपी ये बहुत हद तक कारगर है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसा आप अगर वेरिकोज वेन की बात करें तो हम जो मेडिकल फील्ड से ही जो बिलोंग करते हैं, जो नर्सेस होती है, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग में रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम आवर्स टू आवर्स डिलीवरी वार्ड में काम करते हैं, ऑर्थो वार्ड में काम करते हैं। तो बहुत कॉमन होता है नर्सेस के लिए भी वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के लिए हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। उस प्रोटोकॉल में हम लोग स्टार्टिंग से लेके जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गए, ब्लड सर्कुलेशंस कैसे होना है, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं और वेरिकोज वेन को हम लोग एक प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रीटमेंट दिलाते हैं। सेकेंड, जैसे हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर्स में भी बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल होता है क्योंकि वो सर्जरी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ ही ऊपर नहीं जाता है सर्जरी की वजह से, तो हमारे हाथ की जो मूवमेंट है, शोल्डर की जो मोबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल होता है। और सूचर्स जो होते हैं, जो टाँके लगते हैं, तो आजू बाजू में मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो उसमें भी कहीं मतलब जो रोल होता है वो पता ही नहीं होता है। लोग आजकल मसाज कराते हैं या मूवमेंट नहीं हो रहा, डॉक्टर ने बता दिया कि हाथ ऐसे ऊपर कर लो, हाथ ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। तो वही है कि फिजियोथेरेपी का रोल उसमें भी कई हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी नहीं है, तो लोग आजकल गूगल और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी देख लेते हैं और घर पे ही फिजियोथेरेपी करने लगते हैं कि सब तक क्या हानिकारक है। हाँ जी, जैसे मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो एक होता है जो पेशेंट खुद बहुत रिसर्च करके आ जाता है और ख़ुद के बारे में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने लग जाता है। उसमें नुकसान ये उनका होता है कि कई कबार हर पेशेंट पे वो एक्सरसाइज नहीं लागू होती। जैसे पेशेंट अगर शोल्डर का आता है, कई कबार फ्रोज़न शोल्डर डायग्नोस हो जाता है पेशेंट, कैप्सुलाइटिस जो हम कहते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज सेम पेशेंट पे हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। ये पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे योगा भी हम जो करते हैं, हर योगा जो होता है हर पेशेंट पे लागू नहीं होता है। कई योगा, कई स्ट्रेचिंग्स जो होते हैं पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो मेरा ये लोगों के लिए ये कहना है कि ज़माना गूगल का है, लेकिन गूगल ही सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी अगर कराएगा तो डॉक्टर्स की जो पहचान है और डॉक्टर्स जो उन तक जो ट्रीटमेंट का सलाह या चाहे कंसेप्ट जो है चीज़ों का क्लियर करने के लिए है, तो मेरा ये है कि उनका जो ओपिनियन है वो गूगल से ज़्यादा एक डॉक्टर हद तक सॉल्व कर पाएगा। आप पिछले 7 वर्षों से फिजियोथेरेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से आप गढ़चिरौली इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ क्या जी। अनुभव आपका रहा है गढ़चिरौली में? सर, अगर मैं कंपेयर करूँ, चलो कंपेयर भी नहीं मानते हैं, जो अवेयरनेस जो जितना यहाँ होना चाहिए टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी लोगों का नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने उनको वो कहता ना कि दिलासा नहीं दिलाया या उतना नॉलेज नहीं दिया कि फिजियोथेरेपी किस पार्ट में क्या रोल प्ले करता है। तो अभी जो पेशेंट मेरे पास में आते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि क्या किया जाए। लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू अभी फ़िलहाल 2 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा जानना चालू हो गया है। जैसे मेरे पास में एथलीट्स आते हैं, तो एथलीट्स में भी पहले नहीं पता था, लेकिन 1-2 पेशेंट्स आने के बाद उनको जब पता चला, तो अभी मैं अवेयरनेस पे ही काम कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि फ़िज़ियोथेरेपी का रोल जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल को, ना ही सिर्फ पेशेंट के लिए लेकिन एक हेल्दी लिविंग बीइंग के लिए। जैसे लोग रोज़ जिम जाते हैं, तो हमारा फिजियोथेरेपी भी जो है वो वही काम करता है, हर एक मसल पे किस तरह की एक्सरसाइजेस फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान ने एटलीस्ट खुद के लिए, हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन 10 या 15 मिनट के लिए एक फ़िज़ियोथेरेपी का पार्ट हर एक ने अपने लाइफ में आजमाना चाहिए। हालांकि जब कोविड आया था तो फ़िज़ियोथेरेपी वाज प्लेइंग अ मेजर पार्ट, क्योंकि हमारे लंग्स नहीं काम कर रहे थे, तो एक्सरसाइजेस में जो पार्ट आ रहा था वो फ़िज़ियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल था। तो ऐसा हमें नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है, तो इसलिए हमने अभी से हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल अगर हमारे लाइफ में लाना चालू कर दिया, हमने उसमें ढलना चालू कर दिया, तो शायद आने वाला जो पल रहेगा शायद हम उसको खुशी से जी पाएंगे।
मैम अगर मैं ऐश्वर्याज़ फिजियोथेरेपी क्लिनिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? सर हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे मोडालिटीज़ हो गई, मतलब मशीनरीज़ जो पेशेंट को एडवाइस की जाती है, जैसे ऑर्थो हमें एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को, तो SWD हो गया, UVR हो गया, उसके बाद में ट्रैक्शन अवेलेबल है, और एडवांस थेरेपीज़ जो है वो भी अवेलेबल है। एडवांस में हमारे पास में कायरोप्रैक्टिस है, ड्राई नीडलिंग है, टेपिंग है। ये सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पता कि ये किस तरह से काम करती है, तो जब वो फिज़ियोथेरेपी का एक पार्ट बनेंगे उस हिसाब से उन्हें थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कब काम करेगी। जी। चैनल के माध्यम से आपको जो विश्व स्तर पे जो लोग देख रहे हैं, खास करके अपने गढ़चिड़े के रहवासी लोग, उनको क्या अगर आपसे संपर्क करना है या फिजियोथेरेपी के बारे में अधिक जानकारी लेनी है, किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? से संपर्क करने के लिए हमारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ होती है लोगों को ट्रैवलिंग का, तो मैंने इस कन्वीनियंस से क्लिनिक का सेटअप किया है कि लोग अगर कहीं से भी आए तो उन्हें बहुत करीब गिरे तो वो बस स्टॉप के बिल्कुल पास में नगर परिषद के ही रोड पर है। और दूसरी चीज़, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, तो डायरेक्टली पेशेंट कॉन्टैक्ट करके क्लिनिक रिसेप्शन पे उनका अपॉइंटमेंट बुक करके वो डायरेक्टली आ सकते हैं। क्लिनिक का जो टाइमिंग है वो 10 से दोपहर में 2 बजे रहता है, और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहता है। संडे जो रहते हैं सिर्फ ओल्ड पेशेंट जो है उनको छुट्टी रहती है, लेकिन OPDs जो आते हैं, जो नए पेशेंट आने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें हम अपॉइंटमेंट्स देते हैं।